13 जून शुक्रवार इजराइल ईरान के ऊपर कई हवाई हमले करता है। ईरान के विभिन्न इलाकों पर धमाकों की आवाज सुनाई देती है और इस हमले के तुरंत बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका बयान आता है कि जब तक खतरा टल नहीं जाता ये हमले जारी रहेंगे। और वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यानी कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका बयान आता है कि ये हमला बहुत ही शानदार रहा, हमने उनको एक मौका दिया था, उनको वो मौका लेना चाहिए था और आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो कौन सा खतरा था जो बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं टालने की, और वो कौन सा मौका था जो ईरान को दिया गया अमेरिका द्वारा और ईरान ने नहीं लिया। आइए समझते हैं इस पूरे हमले की कहानी। 13 जून 2025 शुक्रवार की सुबह को इजराइल द्वारा एक आकस्मिक हमला बोल दिया जाता है ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर कई सारी मिसाइलें दागी जाती हैं और ईरान के विभिन्न क्षेत्रों को इसके अंदर टारगेट किया जाता है। अब क्योंकि इजराइल पहले फिलिस्तीन के साथ युद्ध में चल रहा था और गाजा फिलिस्तीन की लड़ाई जो इजराइल लड़ रहा था, उस लड़ाई में मुख्य तौर से ये काफी लंबे समय से लड़ी जा रही थी इजराइल द्वारा और इजराइल पूरी तरह से इसमें व्यस्त था। ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला पार्ट था। ये हमला जो ईरान पर किया गया इजराइल द्वारा, ये कोई अचानक हमला नहीं था। ये असल में कई सालों पुरानी एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी इस हमले की और उसके बाद पूरे तौर तरीके के साथ ये हमला ईरान के ऊपर किया गया। आइए समझते हैं इस हमले के बारे में। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ईरान के वो कौन से इलाके थे जो इजराइल की मिसाइलों द्वारा टारगेट किए गए। सबसे पहले नंबर पर वो सबसे मुख्य ठिकाना जो था वो था नतान्स। नतान्स जो है वो ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है, यानी कि जितनी भी परमाणु गतिविधियां ईरान के अंदर होती हैं वो इस नतान्स इलाके के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले जो टारगेट बनाया गया वो नतान्स को बनाया गया। दूसरा करमनशाह करके उनका एक इलाका है जहां पर बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी, जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उस पर काम होता है। तेहरान को भी एक निशाना बनाया गया जो कि ईरान की राजधानी है। इस हमले के अंदर कई सारे सैन्य अधिकारी, कई सारे वैज्ञानिक मारे गए तेहरान के अंदर। इसके अलावा जो इराक का जो सीमावर्ती इलाका है उसको भी निशाना बनाया गया, क्योंकि हालांकि वो इजराइल की सेना से दूर है पर वो एक लॉन्च पैड है मिसाइल्स का, तो उनको भी ईरान के अंदर ठिकाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और नेतन्याहू ने यह बात कही कि यह हमला जब तक जारी रहेगा जब तक खतरा टल नहीं जाता। ये खतरा जो था ये था परमाणु खतरा, यानी कि परमाणु हमले का खतरा। इजराइल को ये आशंका थी कि जो ईरान है वो चुपचाप एक परमाणु बम तैयार कर रहा है और आने वाले समय में वो ये बम इजराइल के खिलाफ ही यूज करेगा। अब ये जो बात थी कि इजराइल के खिलाफ ही यूज करेगा ईरान, ये इजराइल को क्यों लग रहा था, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ईरान एक ग्रुप को लीड कर रहा था जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले 2-3 सालों से इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है वो इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कारण चल रही है। अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको ईरान लीड कर रहा है और कई देशों के अन्य ग्रुप भी इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। जैसे कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है वो इसका हिस्सा है, सीरिया के अंदर बशर अल असद शासन इसका हिस्सा है, इराक के अंदर शिया मिलिशिया इसका हिस्सा है और यमन के अंदर जो हौती समूह है वो इसका हिस्सा है। इस ग्रुप का मेन काम है इजराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर करना। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का इंटरफेरेंस ना हो। वो ये बताते हैं कि वो लोग फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस ग्रुप को शिया शक्ति के रूप में भी, के विस्तार के रूप में भी देखा जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पूरा ग्रुप ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है तो यहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच में एक हाई टेंशन चल रही थी पिछले 3-4 सालों से इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के कारण। अब बात यह है कि जो ये न्यूक्लियर साइट तबाह की जा रही है इजराइल के द्वारा, ये पहली बार नहीं है। इजराइल की लड़ाई मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे देशों के साथ लगातार रही है। इजराइल कई देशों के साथ एक साथ मोर्चा खोल लेता है। इससे पहले साल 1981 में इराक के अंदर जो बगदाद एरिया है उसके पास फ्रांस की मदद से एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था और वो उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर। उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री मेनकेम बेगिन को ये बात पता थी कि इराक के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है। अब वो इसे अपने ऊपर एक हमले की तरह देखते थे, एक खतरे की तरह देखते थे। तो इजराइल फैसला करता है एक एयर स्ट्राइक करने का उस न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। 7 जून 1981 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, ऑपरेशन ओपरा। इस ऑपरेशन ओपरा के तहत इजरायली एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों से तबाह कर देती है इस ओसिराक रिएक्टर को। और इस ओसिराक रिएक्टर को एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच की तरह देखा जाता है इजराइल की, यानी कि उनको जो चीज़ खतरा लग रही है उन्होंने उसको अपने ऊपर एक हमला होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया। तो ये प्रीएम्प्टिव डिस्ट्रक्शन किया गया। इस हमले में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी, तो अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में इस हमले के बाद थोड़ा तनाव आ गया। अब ये तो बात रही इराक की। इसी तरीके का एक ऑपरेशन सीरिया के अंदर भी किया जाता है।
सीरिया के अंदर भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था जिसका नाम था अल किबार रिएक्टर। अभी जो अल किबार रिएक्टर था, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इसराइल के, एहुद ओलमर्ट, उसको इसकी जानकारी लगती है कि सीरिया के अंदर एक पोटेंशियल खतरा बढ़ रहा है इसराइल के लिए। यानी कि अगर वो एक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेते हैं तो उनको ये बात पता थी कि इसराइल के अगेंस्ट ये वेपन कभी भी यूज हो सकता है। लेकिन इस बार इसराइल क्या करता है, वो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेता है और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इस चीज की जानकारी दी जाती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश फैसला करते हैं सीरिया के ऊपर हमला करने का। कुछ समय सोचने के बाद वो इसराइल को हरी झंडी देते हैं हमले के लिए, और इसराइल सेम तरीके से इजरायली एयरफोर्स की मदद से इस परमाणु रिएक्टर को भी तबाह कर देता है, और जो सीरिया की परमाणु हथियार बनाने की जो गुंजाइश थी उसको वहीं की वहीं तबाह कर देता है, और अपने ऊपर जो खतरा होता है उसको साथ के साथ टाल देता है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को इंक्लूड किया गया था और सीरिया ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनका कोई परमाणु मिशन चल रहा था। हालांकि इसको गुप्त रखा जाता है, इसराइल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जो बशर अल असद का जो शासन चल रहा था वो लोग शर्मिंदा हो और वो बदले में कोई हमला करें। तो इसलिए इसको तकरीबन 10-12 सालों तक गुप्त रखा जाता है। बाद में जांच के थ्रू पता लगता है कि ये न्यूक्लियर साइट, ये एक्चुअली एक न्यूक्लियर साइट सीरिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो दोबारा ईरान पर लौटते हैं। ईरान के साथ पिछले 2 दशकों से इसराइल और ईरान के बीच में तनातनी चल रही है। कई बार इसराइल योजना बना चुका है अपने रणनीतिकारों के साथ, अपने नेताओं के साथ ईरान पर हमला करने के लिए। ऐसी स्थिति बनी साल 2012 के अंदर। साल 2012 के अंदर इसराइल ने लगभग फैसला कर लिया था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीच में आकर यहाँ मध्यस्थता की और उन्होंने इस हमले को रोक दिया। जुलाई 2015 में बराक ओबामा की सरकार के द्वारा एक JCPOA साइन कराया जाता है। अभी JCPOA क्या है? यह है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके अंदर विश्व की 6 मेजर जो ताकतें हैं वो इन्वॉल्व हैं, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, ऐसे करके 6 देश इसके अंदर हैं। और वो देश ये निर्णय लेते हैं कि ईरान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे, तो वो ईरान के साथ एक डील साइन करते हैं कि ईरान को अपना परमाणु जो उनका गतिविधियां हैं उनको वहीं पर रोकनी पड़ेंगी, एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। वो उनके ऊपर एक बैन लगाते हैं कि वो लोग कभी भी परमाणु हथियार बनाने की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसके बदले में उनके ऊपर जितने भी वैश्विक तौर पर बैन लगाए गए हैं वो सभी बैन हटा दिए जाएंगे। तो अब इसके इस जरिए से वो इजराइल को ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि ईरान किसी भी न्यूक्लियर वेपन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी चीज़ कही थी। यहाँ पर यह भी चीज़ तय की जाती है कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसको टाइम टाइम पर विजिट किया जाएगा और ये चीज़ पता लगाई जाएगी कि वो लोग परमाणु हथियार बनाने की तरफ काम तो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2018 के अंदर जैसे ही ट्रंप की सरकार आती है तो एक तरफा से ये JCPOA उनके द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ट्रंप सरकार का मानना यह था कि इस जो ये पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ था, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें और उनकी जो क्षेत्रीय सैन्य ताकतें हैं, यानी कि सैन्य गतिविधियां हैं, वो इसके अंदर नहीं आती। इसलिए ये पूरा जो है ये पूरा एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाता है और जो बैन थे वो दोबारा से ईरान के ऊपर लगा दिए जाते हैं। अब वो क्योंकि एक नया एग्रीमेंट साइन कराना चाहते थे ट्रंप, तो ईरान इस चीज़ पर राजी नहीं होता है और अब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ जाता है। अब इस तनाव के बढ़ने के कारण ईरान अपनी परमाणु गतिविधियां तेज कर देता है और वो अपने परमाणु हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर क्योंकि इजराइल को ये बात पता थी कि अगर कोई भी देश मिडिल ईस्ट के अंदर जो कि इजराइल के खिलाफ बहुत पहले से काम कर रहा है वो परमाणु हथियार बना लेता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अब इस खतरे को भांपते हुए इजराइल जून 2025 के अंदर ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करता है और सीरिया और इराक की तरह ही ईरान के अंदर भी जो परमाणु खतरा था उसको टाल देता है। अब हालांकि ये पहली बार हुआ है कि इसके बदले में ईरान भी अब एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, और इसके तहत यरूशलेम, तेल अवीव के कई ठिकानों पर इजराइल के अंदर हमला होता है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाता है। और बताया भी जा रहा है जो क्रिया करके, यानी कि जो पेंटागन बताया जाता है इजराइल का, जो उनका बेस बताया जाता है इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है, उस पर भी हमला किया जाता है, उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा हमला अब ईरान द्वारा भी इजराइल के ऊपर किया जाता है और फिलहाल दोनों देश युद्ध की स्थिति में है। अभी इजराइल जो पता लगाता है कि किस किस देश के अंदर क्या क्या गतिविधि चल रही है, ये सबसे बड़ा, इस पे जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो रहता है मोसाद का। यानी कि जो मोसाद है वो एक खुफिया एजेंसी है जो इजराइल के लिए काम करती है। स्पाइस वहाँ पर रहते हैं अलग अलग देशों में उनके, जो उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज देते रहते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक्सनेट सॉफ्टवेयर करके भी साइबर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा ईरान के इस नतंज साइट पर,
जो नतांज साइट है उनकी न्यूक्लियर साइट है, और इसके थ्रू उन्होंने कई सारे सॉफ्टवेयर करप्ट कर दिए थे और जितनी भी उनकी गतिविधियां चल रही थी उनकी नॉलेज इजराइल को मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं इजराइल को ये बात पता थी कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो सीरिया और इराक की तरह ईरान को भी रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये स्ट्राइक लॉन्च की ईरान के ऊपर। अब हालांकि अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि जो ऑपरेशन ओपरा था जो कि लॉन्च किया गया था इराक के ऊपर, और ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स जो लॉन्च किया गया था सीरिया के ऊपर, उसी की तरह ये ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या कामयाब रहता है, क्योंकि उन दोनों हमले में कोई भी रिटेलिएशन नहीं आया था, पर यहाँ पर अब एक युद्ध की स्थिति इजराइल के लिए बन गई है। इसी के साथ साथ जो इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जून 2025 में जो हमला हुआ, इसके असल में जो शुरुआत होती है वो होती है अप्रैल 2024 के अंदर। अप्रैल 2024 के अंदर यानी कि पिछले एक साल में कुछ ऐसा घटता है जिससे इजराइल मजबूत हो जाता है ईरान के खिलाफ और हमला करने की नीति को, अब वो प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अप्रैल 2024 के अंदर इजराइल ने दमिश्क में एक ईरान जनरल की हत्या हो जाती है। अब उस ईरान जनरल की हत्या को बदला लेने के लिए अप्रैल 2024 में ही ईरान ड्रोन से हमला करता है इजराइल के ऊपर। हालांकि जो सेंटकॉम है यानी कि जो इसकी रक्षा प्रणाली है इजराइल की, वो इस हमले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। अक्टूबर 2024 के अंदर इसी टेंशन के चलते ईरान हमला करता है इजराइल के ऊपर कई सारी मिसाइलों से, और इसी बीच में जब इजराइल हमला करता है तो वो जो उनकी वायु रक्षा प्रणाली है यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको तबाह कर देता है। अब इसके बाद ईरान के ऊपर एक एज मिल जाती है इजराइल को, और क्योंकि ईरान के जो कॉरिडोर था, एयर कॉरिडोर, वो ओपन हो जाता है। इजरायली एयरक्राफ्ट जो हैं वो इजीली अब ईरान की सीमा में घुस पाते थे क्योंकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो खत्म हो चुका था। सितंबर 2024 में क्योंकि ईरान को अन्य देशों का भी समर्थन था, जैसे मैं आपको बता रहा था, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह था उसका बहुत मुख्य समर्थन ईरान को मिल रहा था। इसके जो लीडर थे हसन नसरल्लाह, इनकी मौत होती है सितंबर 2024 में। इजराइल द्वारा एक मिशन लॉन्च कर दिया जाता है और इजरायली सेना यहाँ पर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खत्म करती है, यानी कि हिजबुल्लाह के पतन से तकरीबन एक हाथ वो ईरान का तोड़ देती है। और इसी के साथ जो अल बशर की जो सरकार थी, अभी जो बशर सरकार थी ये तकरीबन 53 सालों से सीरिया के ऊपर राज कर रही थी। इनके फादर ने पहले राज किया और ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो जो बशर अल असद थे ये तकरीबन 25 सालों से सीरिया के ऊपर राज कर रहे थे। इंटरनल कुछ ऐसा होता है सीरिया के अंदर, इनका विरोध शुरू हो जाता है जिसके कारण से इनको देश छोड़कर भागना पड़ता है, यानी कि वहां पर भी सरकार का पतन होता है। और इन दोनों सरकार के पतन के कारण अब ईरान एक बहुत ही कमजोर स्थिति में आ जाता है। अब क्योंकि उनकी रक्षा प्रणाली खत्म हो चुकी थी, उनके 2 सपोर्टर जा चुके थे, तो ईरान, अब इजराइल को ये बात पता थी कि ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो रिटेलिएशन तेज कर सके, तो वो इस चीज़ का फायदा देखते हुए और अपने ऊपर खतरे को टालते हुए ईरान के ऊपर हमला बोल देता है। अब यहाँ पर जो हमला बोला गया ईरान के ऊपर, ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी पिछले साल से, कई दशकों की ये राइवलरी चलती आ रही है। अभी मिडिल ईस्ट में किस तरीके का बवंडर उठाती है ये देखने वाली बात आगे रहेगी। आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।